नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस के YouTube चैनल पे। मैं नवीन हाजिर हूँ एक नए वीडियो राजस्थान के अपवाद तंत्र के साथ। प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए। आपके क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके लिए मददगार साबित होते हैं बल्कि हमें भी प्रेरणा देते हैं हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए। बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक था राजस्थान का अपवाद तंत्र। इसके पहले के भाग जो है उनके वीडियो हमने देखे थे, जिसमें हम अरब सागर का अपवाद तंत्र पूरा अध्ययन कर चुके थे। लूणी नदी पढ़ चुके थे, पश्चिमी बनास पढ़ चुके थे, माही पढ़ चुके थे, साबरमती पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। इसमें जो मुख्य नदी है वो है चंबल और बाणगंगा और गंभीर नदी। तो आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र में सबसे प्रमुख नदी जो है वो चंबल। हमने पहले भी अध्ययन किया है कि राजस्थान के अंदर 3 नदियां सबसे महत्वपूर्ण है। लूणी नदी, माही नदी और तीसरी है चंबल नदी। लूणी नदी, माही नदी, इनका अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। इनके वीडियोस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चंबल नदी का अध्ययन करें। तो चंबल नदी का अध्ययन करने से पहले, जैसे हमने पहले भी बताया है कि नदी के अध्ययन में 5 चीजें महत्वपूर्ण होती है। उसका उद्गम स्थल, उसका अपवाद क्षेत्र, उसका बहाव क्षेत्र, किन जिलों से होके वो गुजरती है। उसके बाद उसका संगम स्थल, कहाँ जाके ये अपना जल विसर्जित करती है या किस नदी में जाके यह मिल जाती है। इसके बाद उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी नदी के लिए। और उसके बाद उसकी कुछ विशेषताओं में जैसे उसके उपनाम आ जाते हैं, उसके ऊपर कोई बांध परियोजना है वो आ जाती है, या उससे जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण बात होती है वो आ जाती है। तो इन 5 का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो चंबल नदी, अब चंबल नदी का सबसे पहले क्या होगा? उद्गम स्थल। चंबल नदी जो उद्गम होती है ये होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी जो इंदौर जिले में स्थित है। जानापाव की पहाड़ी से निकलकर यह उत्तर की ओर बहती है, फिर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो इसका उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी है और दूसरा राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? 84गढ़ गांव के पास चित्तौड़गढ़ जिले में। तो उद्गम स्थल हो गया। अब इसका अपवाद क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र हमें राजस्थान का अध्ययन करना। अब राजस्थान के अंदर यह दक्षिणी पूर्वी भाग के 6 जिलों में बहती है। एक चित्तौड़गढ़ है, इसके बाद कोटा संभाग आता है, इसके बाद भरतपुर संभाग आता है। तो प्रवेश कहाँ कर रही है? 84गढ़ गांव चित्तौड़गढ़ में। वहां से यह बहते हुए आती है कोटा में। कोटा के बाद आती है बूंदी में। बूंदी से आगे निकल के सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है, वहां से करौली में। करौली के बाद में यह धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान में 6 जिलों में स्थित है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, तो अपवाद क्षेत्र, बहाव क्षेत्र स्पष्ट है। अब तीसरा आता है इसका संगम। अब संगम जो इसका हो रहा है, यह चंबल जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी। चंबल स्वयं जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित नहीं करती। अपना जल ये किसमें मिलाती है? यमुना नदी में। तो ये यमुना की सहायक नदी है। अब राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके इटावा के पास यह यमुना में मिल जाती है। तो इसका संगम स्थल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में। तो ये 3 चीज क्लियर है, उद्गम स्थल, अपवाद क्षेत्र और संगम स्थल। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है इसकी सहायक नदियां। इन पे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सुमिलित करने वाले भी आते हैं। और कौन कौन सी नदियां चंबल की सहायक नदी है या नहीं है
निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है, या फिर निम्नलिखित में कौन सी चंबल की सहायक नदी है, जैसे प्रश्न क्या है बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो वापड़ी, काली सिंध, कुराल, मेज, बनास, पार्वती, सीप, यह इसकी प्रमुख सहायक नदियां। अब राजस्थान में जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है बनास। राजस्थान में बनास भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो बनास का हम अध्ययन अलग से करेंगे, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बापड़ी। बापड़ी का जो उद्गम होता है वो चित्तौड़गढ़ के हरिपुर गांव की पहाड़ियों में होता है। वहां से यह निकलकर चित्तौड़ में ही चंबल नदी में मिल जाती है, भैंसरोड़गढ़ के पास। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि जो भैंसरोड़गढ़ का किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है, वापड़ी नदी का। इसका नाम बामणी भी है, इसका नाम ब्राह्मणी भी है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम मिलता है, ब्राह्मणी भी मिलता है, बामणी भी मिलता है, वापणी भी मिलता है। तो पहली सहायक नदी वापणी स्पष्ट है, चित्तौड़गढ़ से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में ही चंबल के अंदर मिल जाती है, भैंसरोड़गढ़ के पास, ठीक है। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण काली सिंध करके सहायक नदी आती है, जो इसके अंदर नानेरा गांव के पास कोटा में मिलती है। अब इस काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो भी मध्य प्रदेश में होता है, देवास जिले के अंदर। वहां से ये निकलने के बाद उत्तर में बहते हुए आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आहू और परवल। अब हमने कई परीक्षाओं में एक सवाल देखा है कि गागरोन दुर्ग जो है वो किस नदी के संगम पर स्थित है। तो गागरोन दुर्ग जो है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है या सवाल ऐसा पूछ ले जाता है, गागरोन दुर्ग कहाँ किन नदियों के संगम पर स्थित है, या आहू नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, ठीक है। तो आहू है, उसका भी उदय भी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। वो राजस्थान में नंदपुर गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है और गागरोन के पास में काली सिंध में मिल जाती है। इसके बाद इसी की काली सिंध की एक सहायक नदी है परवन, जिसका उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में होता है। वहां से ये बहते हुए राजस्थान में झालावाड़ जिले के अंदर काली सिंध में मिल जाती है। इसके बाद काली सिंध जो है वो चंबल से नानेरा गांव कोटा में मिलती है और अपना जल उसमें छोड़ देती है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से ही आने वाली इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है पार्वती। मध्य प्रदेश से इसकी आने वाली एक सहायक नदी है पार्वती। पार्वती का उद्गम स्थल भी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सीहोर गांव में। अब इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है कुल। अब पार्वती जो इसमें चंबल में आके मिलती है बूंदी जिले में, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी कुराल का जो उद्गम होता है ऊपरमल के पठार। यह ऊपरमल का पठार राजसमंद भीलवाड़ा जिले की सीमाओं पर स्थित है। वहां से कुराल निकल के इसकी बूंदी जिले के पूर्व में यह इससे मिल जाती है चंबल से। इसी के साथ में इसी के पास में एक और नदी बहती है मेज, जो बीचासर की पहाड़ी भीलवाड़ा में ही उद्गम होती है और वो बूंदी जिले में किससे मिल जाती है, चंबल नदी से, ठीक है। अभी तक महत्वपूर्ण कौन कौन सी नदियां हो चुकी है, वापड़ी, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज। अब आगे चलते हैं बनास का हम अध्ययन जो है अलग से करेंगे। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ समझ लेते हैं कि यह राजसमंद जिले में उद्गम होती है खमनेर की पहाड़ियों के पास। वहां से उद्गम होकर यह रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में
चंबल से मिल जाती है। अब ये रामेश्वर धाम जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो एक त्रिवेणी संगम के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बनास और चंबल की एक और सहायक नदी सीप और चंबल, इन तीनों का क्या है, त्रिवेणी संगम है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामेश्वर धाम जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर बनास नदी, यहाँ पर सीप नदी और चंबल तीनों आके मिलती है। इसके बाद ये बहते हुए राजस्थान से, इसके बाद सवाई माधोपुर से करौली जिले में प्रवेश करती है। करौली जिले से प्रवेश करके यह धौलपुर होते हुए यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों, चंबल की सहायक नदियां वामनी, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज, बनास, सीप, स्पष्ट है। अब आते हैं इसकी विशेषताओं। राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है या 12मासी नदी है जो वर्ष भर बहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान की वह नदी जो वर्ष भर बहती है, तो कौन सी नदी है वह? चंबल नदी। अब चंबल नदी जो है वो अपने बीहड़ क्षेत्र के लिए बहुत कुख्यात है। अब हमने कई दफे नाम भी सुना है कि चंबल के डाकू, तो वो चंबल के बीहड़ को इस्तेमाल करते थे अपने रहने के लिए। तो अगर हम लोग डांग क्षेत्र जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में स्थित है, यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा मिट्टी में बड़े बड़े खड्डे कर दिए गए, जिन्हें या तो बीहड़ बोलते हैं या स्थानीय भाषा में डांग बोलते हैं। अब इन खड्डों की वजह से ये जो भूमि है यह कृषि लायक नहीं रहती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर किस नदी के द्वारा बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है, तो वो है चंबल नदी। ठीक है। और किन जिलों में मुख्यतः होता है यह? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले। अब आप सभी प्यारे दोस्तों ने भूमि पिक्चर देखी होगी, तो भूमि पिक्चर की कुछ भाग की शूटिंग जो है वो इन्हीं बीहड़ों में हो रखी है। तो उस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खड्डे किए हुए हैं चंबल नदी। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में बीहड़ क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके अन्य नाम, एक तो आ जाता है इसका 12मासी, दूसरा आ जाता है इसका चर्मणवती। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? चर्मणवती। ठीक है। अब इसमें एक और इसकी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सतही जल ले जाने वाली नदी जो कौन सी है वो चंबल नदी। तो इस कारण चंबल नदी पर 4 बांध का निर्माण किया गया था। चंबल नदी पर 4 बांध का निर्माण किया गया था। 4वें बांध बहुत महत्वपूर्ण है। यह सबसे पहले आता है अपना गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर, इसका निर्माण किया गया था 1959 में। इसके साथ में एक और बांध का निर्माण किया गया था, कोटा बैराज। उसका निर्माण हुआ था 1960 में। कोटा बैराज जो है कोटा में स्थित है और यह राजस्थान का सिंचाई बांध, जो राजस्थान में सिंचाई के काम आता है। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का सिंचाई बांध कौन सा है? कोटा बैराज। इसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था? गांधी सागर बांध का और कोटा बैराज। चंबल नदी पर तीसरा बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर, जो 1970 में बनाया गया था। अब राणा प्रताप सागर बांध जो है यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये ध्यान रखने वाली बात है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, पहले के वीडियो में आपको एक बात बताई थी, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो प्यारे दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब कमेंट करके हमें बताएंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध, लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो झट से कमेंट करके हमें बताइए।
अब यह जो है यह रावत भाटा तहसील में स्थित है और रावत भाटा में जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां की जलापूर्ति कहां से होती है? राणा प्रताप सागर से। अब इसके बाद में 1972 में चौथा बांध जवाहर सागर बांध बनाया गया। अब यह चार जो बांध हैं यह इस पे चंबल नदी पे स्थित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और चौथा है कोटा बैराज। अब इसकी एक अन्य विशेषता, एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है, इस नदी के अंदर संरक्षित जीव। सबसे पहले आते हैं पहले आता है कि इसके किनारे चंबल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य स्थित है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। उसके अंदर घड़ियाल पाया जाता है। इसका संरक्षण किया जाता है चंबल नदी में। साथ ही साथ में गंगा की डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन, इसका संरक्षण भी किस नदी में किया जाता है? चंबल नदी में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, कई जगह पूछा गया है कि चंबल नदी के अंदर किन का संरक्षण किया जाता है? तो घड़ियाल का, दूसरा गांगे डॉल्फिन का। ठीक है, इसी के साथ में अपना चंबल नदी पूरा होता है। अब हम आगे देखेंगे बनास नदी। बनास नदी राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह पूरी तरीके से राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी भी है। यह सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। लगभग 9.8% अपवाह जो राजस्थान में जल का होता है वो किसके द्वारा होता है? बनास नदी के द्वारा होता है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल, अपवाह क्षेत्र, संगम स्थल, सहायक नदियां और विशेषताओं का करते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्गम होता है इसका राजसमंद जिले में खमनीर की पहाड़ियों में। आप सभी ने हल्दीघाटी युद्ध के बारे में सुना है। महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो कहां पे खड़ी थी? खमनेर की पहाड़ियों में। तो खमनेर की पहाड़ियों में इसका उद्गम होता है बनास नदी का। इसके बाद यह राजसमंद जिले होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए, टोंक होते हुए चंबल में मिल जाती है। चंबल की एक सहायक नदी है। तो संगम स्थल हुआ, अपवाह क्षेत्र हुआ, उद्गम हुआ। अब इसकी सहायक नदी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी बेड़च। इसके बाद आती है कोठारी, खारी, डाई, मोरेल और काली सिंध। सबसे पहले इसको लेते हैं बेड़च नदी। अब बेड़च नदी का जो उद्गम होता है वो होता है गोगुंदा की पहाड़ियों। अब बेड़च नदी का उद्गम के समय इसका नाम होता है आयड़, जो उदय सागर झील तक नाम रहता है। जैसे ही आयड़ अपना जल विसर्जित करती है उदय सागर झील में, उसके बाद जो नदी निकलती है वो कौन सी निकलती है? बेड़च। अब बेड़च के किनारे हमारे चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंभीरी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। अब बेड़च मेनाल नदी के साथ में बनास से एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, बिगोद, जो भीलवाड़ा में स्थित है। तो यह परीक्षा में कई दफे पूछा गया है कि बिगोद त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का संगम स्थल है। तो यहाँ बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मिलती है। यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब कई बार परीक्षाओं में मांडलगढ़ स्थान भी दे दिया जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। बिगोद और मांडलगढ़ दोनों के मध्य यह त्रिवेणी संगम स्थित है। दोनों भीलवाड़ा जिले में ही स्थित है। इसके आगे अपना आती है इसकी कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों में, जो भी राजसमंद जिले में ही स्थित है। इसके बाद आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल गांव की पहाड़ियों में, जो भी राजसमंद जिले में ही स्थित है। और यह
खारी नदी जो है यह बनास के साथ फिर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल जगह पर जो टोंक जिले में स्थित है। यहां 3 नदियां मिलती है, तो डाई, खारी और बनास, इन तीनों का संगम स्थल, यह भी एक त्रिवेणी संगम। राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है, 3 जो है वो बनास के द्वारा निर्मित है। चौथा हमने अध्ययन किया था, आपको पहले भी बताया हमने, तो कमेंट करके झट से दोस्तों बताओ कि कौन सा चौथा त्रिवेणी संगम है राजस्थान में। पहला हो गया बीगोल, दूसरा हो गया राजमहल, तीसरा जैसा हमने पहले पढ़ा था रामेश्वर धाम, और चौथा आपको बताना है। कमेंट करके बताइए झट से। अब राजमहल में डाई, खारी और बनास ये तीनों मिलकर एक और त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रहे हैं। वहां से आगे निकलती है तो टोंक में एक महत्वपूर्ण बांध, बिशलपुर गांव के पास बिशलपुर बांध का निर्माण किया गया है, जो टोंक जिले में स्थित है। इसका अध्ययन आगे करें। यहां से आगे जुड़ती है इसमें मोरेल। मोरेल का उद्गम होता है जयपुर की चैनपुर की पहाड़ियों में। वहां से निकल के, जयपुर से निकल के यह मोरेल सवाई माधोपुर में इससे बनास से जुड़ जाती है। मोरेल की एक सहायक नदी है ढूंढ, जो भी जिसका उद्गम भी कहां होता है जयपुर से, और वो मिल जाती है मोरेल में। अब इसके बाद इसकी एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है कालीसिंध, जिसका उद्गम होता है श्री महावीर जी के पास। वहां करौली जिले में निकल के कालीसिंध मिलती है किसमें, चंबल में। इसके बाद कालीसिंध मिलती किसमें, बनास में। अब यह बनास जो है यह मिलती है आगे अपने चंबल में, और वहां एक और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है रामेश्वर धाम, जहां 3 नदियां मिलती है, बनास, चंबल और शीत नदी। तो इसी के साथ दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियां पूर्ण होती है, जिसमें बेड़च आ जाएगी, मीनाल आ जाएगी, कोठारी आ जाएगी, खारी आ जाएगी, डाई आ जाएगी, मोरेल आ जाएगी और कालीसिंध आ जाएगी। अब इसके बाद आती है इसकी विशेषताएं। सबसे पहले इसकी विशेषताओं में इसके उपनाम। तो बनास नदी में उपनाम दिया जाता है वन की आशा या वनाशा। एक प्राचीन काल में भी इसको एक नाम दिया गया था, ये ऋषि वशिष्ठ द्वारा, वशिष्ठी, उन्हीं के नाम पे इसको एक और नाम दिया गया था वशिष्ठी। तो इसके 3 उपनाम है, वन की आशा, वनाशा और वशिष्ठी। इसके बाद इस पे 4 महत्वपूर्ण बांध बने हुए, इस पर 4 महत्वपूर्ण बांध बने हुए, एक मेजा बांध, एक मोरेल बांध, एक बिशलपुर बांध और एक और आता है ईसरदा बांध, जो बिशलपुर बांध के ही आगे बना हुआ है। अब पहला जो बांध है यह किस नदी पर है, कोठारी नदी पे, भीलवाड़ा में मेजा बांध, भीलवाड़ा में मेजा बांध कोठारी नदी पर। इसके बाद दूसरा बांध आता है मोरेल पे, जिसका नाम क्या है, मोरेल बांध, और यह कहां स्थित है, दौसा। अब सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का और सबसे बड़ा राजस्थान का बांध आता है बिशलपुर बांध। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आती है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आती है बिशलपुर बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हमने अभी पहले पढ़ा था, कौन सा है, राणा प्रताप सागर। और मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कमेंट करके हमें झट से बताइए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना वो है बिशलपुर बांध। ठीक है। अब बिशलपुर का निर्माण किया, बिशलपुर गांव के पास तो बिशलपुर बांध बनाया गया था बनास नदी पर। यह टोंक जिले में स्थित है और यह पेयजल की आपूर्ति करता है जयपुर जिले की, टोंक की, अजमेर की। ठीक है। और इससे टोंक जिले में सिंचाई भी की जाती है। अब इसी के साथ में, इसी से जुड़ा हुआ एक और नए बांध का निर्माण किया गया था, ईसरदा बांध, ईसरदा बांध। ठीक है दोस्तों, तो इसकी विशेषताओं में इसके उपनाम और इसका
ऊपर स्थित बांध। और हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि इसके जो त्रिवेणी संगम है, राजस्थान में कुल 4 त्रिवेणी संगम है, उसमें से 3 बनास नदी पर स्थित है, बीगोल, राजमहल और रामेश्वर धाम। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अपना बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र होता है पूरा। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। आपके और भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।